नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, पिछले कई महीनों से जो हम लोग कह रहे थे, कई लोग कहते थे हम लोग बातें बना रहे हैं, लेकिन जो कह रहे थे नीतीश कुमार वहीं पहुंच गए हैं। अब तो बस घंटे शेष हैं, या कहें कि एक दिन या 2 दिन, और अब स्पष्ट प्रमाण मिलने लगा है। कल जिस तरीके से दिल्ली में हलचल हुई, आज जिस तरीके से गणतंत्र दिवस के समारोह में नीतीश कुमार ने अपने बगल वाले सोफे पर तेजस्वी यादव को नहीं बैठाया, और अभी अभी राजभवन में जब नीतीश कुमार पहुंचे तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नहीं गए। बीजेपी के तमाम नेताओं के सुर बदल गए। सुशील मोदी ने कहा, दरवाजा कभी बंद होता है क्या राजनीति में? राजभवन में विजय कुमार सिन्हा से अच्छी मुलाकात नीतीश कुमार की हुई। तो अब कितनी देर, क्या बचा है कि, और शपथ की तारीख क्या अनुमान लगाएं, क्या समझौता हुआ, क्या दिल्ली में खबर है? क्योंकि कल रात पूरी रात दिल्ली में हलचल रही है। जी। देखिए, ये बात अब आप कई महीनों आपने कहा तो हम एग्जैक्ट तारीख बताते हैं ज्ञानेश्वर जी। जब आपने इस जी। बात को अपने प्रोग्राम में चलाया था, आपके यहाँ वो कोई हम्म। भी आदमी खोज करके देख सकता है। आपका हम्म। 25 सितंबर का जो वीडियो है, आपने जी। उसमें हेडिंग लगाया था कि नीतीश का मन डोल रहा है। बताइए, आज से बिल्कुल। 4 महीने पहले किसने सोचा था? हम्म। लेकिन असली पत्रकार का तो काम ये होता है कि वो पॉलिटिकल नुआंसेज को पकड़े, उसको उस प्रोसेस करे। अगर कोई घटना हो रही है तो आपने उसको जी प्रोसेस बिल्कुल। किया कि जिस दिन वो दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर फूल चढ़ाने गए, आपने उस दिन प्रोसेस किया कि ये कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। हम्म। और आज देखिए, आज तो सारा देश बात कर रहा है इस बात को लेकर के नीतीश कुमार, और हम लोग लगातार उस बीच 25 सितंबर के बाद कई बार उनके इस मूव को लेकर के चर्चा की हम लोगों ने। जी। अब जो हम्म। आप पूछ रहे हैं पटना की खबर, हमने बार-बार कहा है कि जो भी खबर पटना आती है वो बिहार से आती है। मतलब बिहार की जी खबर बिल्कुल। बिहार में होती है, पटना तो पहुँचती है। तो सब हम्म। कुछ बिहार में था, सारे लोग थे, वहीं तय हो गया था। पटना उस पर, यहाँ दिल्ली आए थे सब लोग उस पर मुहर लगाने के लिए। हम्म। अब ये तमाम जो बातें, पहले विनोद तावड़े जो बिहार के प्रभारी हैं, उनके घर पर एक मीटिंग हुई बीजेपी के नेताओं की। फिर वो सब लोग गए अमित शाह के यहाँ, वहाँ बातचीत हुई। और बातचीत का लब्बो-लुआब ये था कि भारतीय जनता पार्टी को ज़रूरत है नीतीश कुमार की अभी लोकसभा चुनाव के लिए। जी। हम्म। और ये एक ऑब्जेक्टिव आधार पर हम लोग बहस करते रहे थे लगातार कि देखिए, हम लोगों ने बार-बार ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी कोई चांस नहीं ले सकती है। वो हम्म। सुनिश्चित करना चाहिए, 100% अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहेगी। और ये बिहार वो राज्य है जहां से डेंट होने की गुंजाइश, जहां नुकसान होने की गुंजाइश बीजेपी को दिख रही थी। तो जी। बीजेपी को उसमें कभी कंफ्यूजन नहीं रहा है। देखिए, और हम लोगों ने हम्म। बार-बार इसी प्रोग्राम में आपके हमने एक टर्म यूज़ किया है, जो होता है रणनीतिक लचीलापन, स्ट्रैटेजिक हम्म। फ्लेक्सिबिलिटी। उसमें जी। बीजेपी बहुत माहिर है। बीजेपी के बड़े नेताओं को कभी इस बात में दिक्कत नहीं रही कि लोग क्या कहेंगे, इस भरोसे रहे। लोग कुछ भी कहें, जब आप सत्ता में रहते हैं तो फिर आप चीजों को आप कंट्रोल करते हैं, नैरेटिव आप कंट्रोल करते हैं। तो बीजेपी की सत्ता दांव पर थी। बिहार के नेता, बिहार बीजेपी के नेता एकदम रेसिस्ट कर रहे थे, अंत तक इस बात का लोग विरोध कर रहे थे। और बिहार बीजेपी के नेताओं का एक कंसर्न था कि हम लोगों ने इतनी मेहनत की है, एक बिल्ड किया है नैरेटिव, एंटी लालू एंटी नीतीश, एक नैरेटिव बिल्ड किया है हम लोगों ने। और बीजेपी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है, चुनाव जीतने की स्थिति में है। जी। 2014 रिजल्ट ले आ सकती है बीजेपी। हम्म। अच्छा, सब लोगों ने देखा, और ये एक आंकड़ा है जो हम बता दें कि अभी कल भी सीएसडीएस ने उस आंकड़े का जिक्र किया था कि बीजेपी जब अकेले लड़ती है तब भी उसको अत्यंत पिछड़ा का 52% वोट मिलता है, और जब नीतीश बिल्कुल। कुमार के साथ लड़ती है तो 75% मिलता है। तो हम्म। बीजेपी का एक नैरेटिव जो अत्यंत पिछड़ा के साथ बना था, वो भी सारे नेता बता रहे थे कि सब अपने फेवर में है, अपने को आधे से ज्यादा अति पिछड़ा देता है, फिर हम लोग चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन जी। इसमें 1% 2% का कहीं ना कहीं खटका बीजेपी के आला कमान को था कि नीतीश कुमार और लालू यादव अगर मिल के लड़ेंगे तो नुकसान हो सकता है। तो यही चर्चा रात में अमित शाह के घर पे, यही चर्चा थी, और यही वहां का लबो-लुआब था कि हम लोग को रिस्क नहीं लेना है, हम लोग को कोई जोखिम नहीं लेना है, और लोकसभा चुनाव में पहले जीत सुनिश्चित करनी है भारत में, अपनी देश में सत्ता अपनी रखने के लिए। और जो दूसरी चर्चा थी वो बिहार के कंसर्न को थोड़ा नीचे करते हुए ये कहा गया कि नेशनल पर्सपेक्टिव में सोचिए कि इस बात का क्या मैसेज होगा कि जी। अभी पूरी तरह से इंडिया जो ब्लॉक है अपोजिशन का, वो पूरी तरह से डेंट हो गया है। ममता बनर्जी के राज्य में जब बंगाल में गए, उस दिन ममता बनर्जी ने आके कह दिया कि हमारा अलायंस नहीं होगा आपके साथ।
जिस दिन बिहार में आ रहे हैं उसके पहले बिहार में हो गया कि नीतीश कुमार भी अलग हो रहे हैं, तो पूरे देश में अपोजिशन का परसेप्शन खराब हो जाएगा, ये माना जाएगा कि कोई लड़ाई नहीं है। तो इन सब हम्म, लॉजिक से, इन सब तर्कों से अपने पार्टी के जो प्रदेश के नेता थे उनको बीजेपी आला कमान ने समझाया है। बाकी जो जो समझौते हैं वो समझौता हुआ है, वो धीरे धीरे सब खुलेगा। लेकिन अब जो अनुमान है, कयास है, वो आप बेटर बताएंगे कि शपथ 28 तारीख को हो रही है, 29 तारीख को हो रही है, कब हो रही है, कब जा। अब क्या है, अब एक औपचारिकता रह गई है जो जिसको पूरा करना होता है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक हो, जेडीयू विधायक जी, दल की बैठक हो, फिर दोनों एनडीए के कंबाइंड विधायक दल की बैठक हो, नीतीश कुमार नेता चुने जाए, वो रिजाइन करने गवर्नर के यहाँ जाए, फिर नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश करने गवर्नर के यहाँ जाए। ये सारी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं, किसी तरह सब कुछ अपना है, हम्म। इसके बावजूद ये सारी औपचारिकताएं पूरी करनी होती है। तो इन औपचारिकताओं में जो समय लगेगा, अभी ऐसा लग रहा है कि उतना ही समय बचा है जितना इन औपचारिकताओं में समय लगेगा। तो ये जैसे ही ये देखिए, हमें औपचारिक खबर ये है, जी, हमें खबर ये है कि कल रात में जब बैठक हुई, पहले विनोद तावड़े के यहाँ, फिर अमित शाह के यहाँ, सम्राट चौधरी ने और विजय कुमार सिन्हा ने विरोध किया, या दूसरे कई और नेताओं ने भी, कि नहीं, हमें अकेले लड़ने दीजिए और हम अकेले लड़कर भी 25 से 30 सीटें हासिल कर सकते हैं। लेकिन अमित शाह ने कहा नहीं, 40 में 40 चाहिए बिहार की सीटें। और क्या 40 में 40 बगैर नीतीश कुमार के जीत सकेंगे? तो बिहार एक ऐसा कठिन प्रदेश बन गया कि रामलला भी विराज गए, मोदी का ब्रांड भी है, फिर भी बिहार में गारंटी नहीं है बगैर नीतीश कुमार की। तो नीतीश कुमार ने फिर से प्रमाणित किया। और यह विश्वास, देखिए, जो सर्वे कराया गया, जो सर्वे एजेंसियों की रिपोर्ट है, जो अमित शाह की मेज पर है, कि जेपी नड्डा की मेज पर है, कि वो इस बात की गवाही दे रही थी कि नहीं, अब भी जो ग्रामीण इलाके हैं वहां सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार नहीं तो बिहार का नेता कौन। और अति पिछड़ी जमात में यह बात भी चली, यदि हम ये मान ले कि 16% मत आए थे 2014 में नीतीश कुमार को, जो बिल्कुल अकेले लड़े थे, उसमें ह्रास भी हुआ है, उसमें कमी भी हुई है, तो क्या इतना कम हो गया है कि हम 40 की 40 जीत लेंगे? तो ये 40 के 40 क्या फार्मूला है? देखिए, यही वही जो हम लोग पहले भी जब चर्चा करते थे तो ये कहते थे कि 39 सीट गिनी है। इस जी, पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है कि बिहार की 39 सीटें एनडीए को मिली थी। ये अपने हम्म, आप में एक बड़ा परसेप्शन क्रिएट करने वाला फिगर है कि एक स्टेट जो राजनीतिक रूप से इतना सजग है, इतना जागरूक है, जिस स्टेट के लोग पूरे देश में हैं और हर जगह किसी न किसी तरह से पॉलिटिकल नैरेटिव में फिट होते हैं, उस प्रदेश में अगर बीजेपी की हवा बनती है ऐसी कि फिर 40 सीटें जीत सकते हैं, तो उसका जी, मैसेज तो बहुत बड़ा होता है देश में। तो ये हम्म, एक बीजेपी की सोच है, बीजेपी की चाह है। और जो सम्राट चौधरी ने, विजय सिन्हा ने कहा और भी दूसरे नेताओं ने जो कहा, तो ये सब भी पार्टी के हित की ही बात कर रहे थे वहां, कि हम्म, पार्टी बेटर करेगी। और ये लोग लॉन्ग टर्म में देख रहे थे कि हम लोगों को नीतीश के ऊपर आश्रित नहीं होना है, अपना वजूद हम्म, पार्टी का एक मजबूती से हम लोग खड़ा कर देंगे, हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं। पार्टी के जी, बड़े नेता उससे भी सहमत हैं। लेकिन हम्म, पहला जो इमीडिएट चैलेंज क्या है, इमीडिएट चैलेंज इस बात से उन लोगों ने ड्रॉ किया है बीजेपी ने, जो आप देखिए कि जब अगस्त 2022 में जेडीयू ने साथ छोड़ा था बीजेपी का और आरजेडी के साथ गए थे नेता, तो नीतीश कुमार और ललन सिंह दोनों ने, जो उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन सिंह ने, जो जो समीकरण समझाया था कि जी, 40-50 सीटें कम हो जाए तो बीजेपी बहुमत से नीचे आ जाएगी। और ये हम्म, 40-50 सीटें कम कर सकते थे लोग, ये रियल थ्रेट बीजेपी को दिख रहा था, ये वास्तविक चुनौती दिख रही थी कि वो कम हो सकती हैं। 40-50 जी, सीटें कम होना कोई बड़ी बात नहीं है, आप 10 साल के बाद जा रहे हैं, 10 साल की एंटी हम्म, इनकम्बेंसी के साथ जा रहे हैं वहां, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आपका सीटें कम हो जाए। बिहार में ही कम होनी शुरू हो जाए, फिर बगल के बंगाल में असर होगा, झारखंड पर असर होगा, कर्नाटक एक ऐसा प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तो ये कैलकुलेशन बीजेपी ने अपना किया होगा। तो कम कहाँ रोक सकते हैं, जहां जहां रोक सकते हैं सीटों का कम होना, वहां वहां के लिए कोशिश हो रही है। और एक बार और हमने आपको एक फिगर, ये एक फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने दिया था कि बीजेपी के लिए कमजोर स्टेट है बिहार, जी, हमेशा हमेशा हम्म, कमजोर स्टेट है। तो कमजोर, जब बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी एक एक उम्मीदवार पर काम कर रही है, कि कमजोर सीट पर काम कर रही है, तो वो कमजोर स्टेट को जी, ऐसी तो नहीं छोड़ देती। जब बिल्कुल, उसने सीटें आइडेंटिफाई की हैं कि 160 हम्म, सीटें हमारी बहुत कमजोर हैं, जहां हम पिछली बार दूसरे नंबर पर रहे थे या 2% वोट के कम वोट के अंतर से जीते थे, तो जब उसने एक एक सीट आइडेंटिफाई की है कमजोर, तो कमजोर स्टेट भी उसने आइडेंटिफाई किया था। और कमजोर जी, स्टेट्स में सबसे ऊपर बीजेपी था, चाहे कुछ भी कहा जाए। तो उस हम्म, स्टेट को अब सबसे मजबूत कर दिया बीजेपी ने। अब इतना मजबूत कर दिया, आप देखिए
ये सीएसडीएस का डाटा है कि अति पिछड़ा का 75% वोट बीजेपी को जाता है अगर साथ लड़ते हैं दोनों। जी। आप सोचिए 36% का 75%, अब आप निकालिए अति पिछड़ा का 75% आ गया, फिर पिछड़ी जाति का 20 से 25% वोट, तो ये तो बहुत ज्यादा वोट हो गया ना। फिर तो इसमें फॉरवर्ड जोड़ लीजिए और एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, आपके पास 40%, 50%, 50% के करीब वोट है। तो नीतीश कुमार के साथ मिल करके तो बीजेपी 45% तक वोट ले आ सकती है। फिर लड़ाई जी। कहाँ रह जाए? 45% या ऊपर अगर वोट कोई पार्टी का, यही कैलकुलेशन है बीजेपी का कि अति पिछड़ा पूरी तरह से पूरा कंसोलिडेशन। देखिए नीति आपने कहा था और ये सही भी है कि नीतीश कुमार की सारी बातें मानी जा रही है, जिसमें एक बात कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना था। तो अब जी। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे करके और एक तो और बड़ा मैसेज बीजेपी ने क्रिएट कर दिया। पहले जब नीतीश कुमार अलग होकर के लड़े थे और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर सिर्फ वोट मांगा था बीजेपी ने अकेले, तब भी अति पिछड़ों में 52% वोट बीजेपी को मिला था। तो जी। अब तो अपनी प्रधानमंत्री ने अपनी अति पिछड़ा आइडेंटिटी को और ज्यादा मजबूती से एस्टेब्लिश कर दिया है कि वो अति पिछड़ों के नेता है, एक अति पिछड़ा देश का प्रधानमंत्री है, और अब वो नीतीश कुमार को भी अपने साथ ले आए। तो जो भी थोड़ा बहुत सद्भाव में गड़बड़ी रही होगी, जब दोनों साथ आए थे 2019 में, तो 75% अति पिछड़ों का वोट मिल गया। तो अब वो वोट बढ़ेगा, वो वोट कम नहीं होगा, क्योंकि अति पिछड़ों के लिए बीजेपी ने और भी काम कर दिया, और भी गेम सजा दिया है कि वो बढ़ जाए। जो आपने पूछा क्या फॉर्मूला है 40 के 40 का, तो जी। वो फॉर्मूला ये है कि अति पिछड़ा जिसका मैक्सिमम वोट, कोयरी कुर्मी धानु 8% वोट है, ये जो जो अभी जाति गणना में आया लगभग 8% के करीब ये वोट होगा। तो एक मुश्त वोट ये ट्रांसफर होगा जो फॉरवर्ड है। तो अब पिछड़ा अति पिछड़ा का तो मेजोरिटी वोट आपके पास आ गया। बिल्कुल। बिहार में तो 63% यही वोट है पिछड़ा अति पिछड़ा का। फिर सवर्ण भी है, उसके बाद सवर्ण है, पूरी तरह से है वो 10.5% जो हिंदू सवर्ण है, उसमें अब इधर उधर होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो 63% जो आबादी है उसका मेजोरिटी आपके साथ आ गया, और उसके बाद फॉरवर्ड आपके साथ जुड़ जाएगा। जो आपकी हवा बनाता है, हमेशा हवा बनाता है, तो हमेशा बीजेपी के साथ रहता है। कुछ भी करे, सीटें मिले न मिले, उसने इस हकीकत को एक्सेप्ट कर लिया है कि इसी के साथ हमारा जीना मरना है। और उसके ऊपर से जो ब्रॉडर एम्बिट, ब्रॉडर मैक्रो पॉलिटिकल अगर फिगर इमेज देखेंगे, तो वो अयोध्या है, राम मंदिर है। तो बीजेपी का 40 जीतने का फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला ये है कि बड़ी तस्वीर देखिए तो अयोध्या है, राम जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, नरेंद्र मोदी की एक हिंदू हृदय सम्राट की इमेज है कि वो हाथ में लाल कपड़ा और छत्र लेकर के और राम मंदिर में घुस रहे हैं, वो इमेज है। उसके नीचे जो बीजेपी को खतरा दिख रहा था कि सामाजिक समीकरण जो नीतीश कुमार लालू यादव के साथ मिलकर के बना रहे हैं वो नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसको ब्रेक करके सामाजिक समीकरण भी अपने पक्ष में कर लेना। तो मैक्रो पॉलिटिकल इक्वेशन में हिंदुत्व रामलला, माइक्रो में आइएगा तो जाति गणना, सामाजिक न्याय नीतीश कुमार, सब साथ में आ गए। अति पिछड़ा, पिछड़ा, फॉरवर्ड, ये सब आ गया। और ये जो लगातार जब से हम लोग चर्चा कर रहे हैं 4 महीने से नीतीश कुमार की, उसमें आप देखिए किसी काम का श्रेय नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को नहीं दिया है। इस पर भी हम लोग चर्चा नहीं दिया। तो हर चीज का क्रेडिट जब नीतीश कुमार को मिला है, विकास का जो काम, जो उनकी एक विकास करने वाली, सुशासन न्याय के साथ विकास, न्याय के साथ सुशासन वाली जो इमेज है, वो उन्होंने और पुख्ता की है। आरजेडी के साथ जाने पर भी इस बार वो इमेज डेंट नहीं हुई है। पहली बार में ये था जो आरोप लगते थे कि अब आरजेडी के साथ आ गए तो जंगल राज आ गया, वो इस बार नहीं हुआ है। वो काम करने की इमेज बनी है कि नौकरी दे रहे हैं, विकास के काम कर रहे हैं, तो वो इमेज नीतीश कुमार के साथ में आ गई। उनका सामाजिक समीकरण, जो जाति गणना हुई उसका क्रेडिट किसको मिला? उसका क्रेडिट नीतीश कुमार ले गए। नौकरी दिया, नीतीश कुमार को क्रेडिट हो गया। आरक्षण बढ़ाया, नीतीश कुमार को क्रेडिट हो गया। तो अब ये सारा क्रेडिट जिसने अपने खाते में डाला था वही आ गया बीजेपी के साथ। तो ये सारा जो विकास का नैरेटिव बना, वो भी बीजेपी के साथ, सामाजिक न्याय आरक्षण का नैरेटिव वो भी बीजेपी के साथ, हिंदुत्व का नैरेटिव वो भी बीजेपी के साथ। तो ये फॉर्मूला है जिससे अब पूरे कॉन्फिडेंस में है बीजेपी की 40 में 40, और 40 में 40 बिहार का है। इसी आधार पर यह नैरेटिव बनाया गया है कि इस बार पूरे देश में 400। वो होगा कि नहीं होगा वो एक अलग बात है, लेकिन बिहार में 40 में 40 का जो उनका लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए बड़ा मजबूत कदम उठाया है। हालांकि हम लोग अब ये भी नहीं कह सकते हैं कि 40 आ जाएगा या 39 आ जाएगा, लेकिन एक अंदाजा है कि अब डेंट होना होगा तो एक आधी 2 सीटों पर इधर उधर होगा, नहीं तो अब जो समीकरण है ये पूरे बिहार का समीकरण है। सारी जो अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली है, बिहार की हर सीट पर है। हर सीट पर अति पिछड़ी जाति है। पिछड़ी जातियों में जो
कोयरी कुर्मी का है, उसमें कुर्मी तो मान लीजिए कंसोलिडेशन है एक इलाके में, लेकिन कोयरी ज्यादातर सीटों पर है, हर सीट पर है। कुर्मी तो मान लीजिए कि एक इलाके में कंसोलिडेटेड है, लेकिन कोयरी सब जी। जगह है, अत्यंत पिछड़ी जातियां सब जगह है, फॉरवर्ड की आबादी सब हम्म, जगह है, तो वो सब साथ में आ जाएगा। नीतीश कुमार के नाम पर जो महिलाएं वोट करती हैं, वो महिलाएं नरेंद्र मोदी को ही वोट करती हैं। सेम विधानसभा में जो हम्म, महिलाएं नीतीश कुमार को करती हैं, वो लोकसभा में नरेंद्र मोदी को करती हैं। तो अब नरेंद्र मोदी भी आ गए, उन्हीं के लिए तो वोट करना है अगली बार। अभी बिल्कुल। अप्रैल मई में तो नीतीश कुमार या किसी और के लिए करना नहीं हो, तो नरेंद्र मोदी के लिए करना है। हम्म, तो ये बहुत जी। विनिंग स्थिति हो गई बीजेपी के लिए। और अगर 40 में 40 कह रहे हैं, तो उसमें ये तय मानिए कि नीतीश कुमार जितनी भी सीटें लड़ेंगे, जो भी डील हुई है, हम्म, उतनी वो भी जीत जी। जाएंगे। तो वो जीत बिल्कुल। गए, तो एक चीज तो सिक्योर कर ली उन्होंने कि भाई लोकसभा हमारी सुनिश्चित हो गई कि हमारी लोकसभा के एमपी रह गए। अब तो विधानसभा की हम्म, चिंता करनी होगी ना। अभी तो उनको जी। दोनों की चिंता करनी पड़ रही थी, अभी तो लोकसभा के एमपी उनके भागने को तैयार बैठे थे। तो अभी जी। तो दोनों की तो चिंता थी, एक चिंता तो दूर हो गई, तो दूसरी चिंता के बारे में बाद में सोचेंगे। तो ये चीजें उन्होंने ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, तभी ये डील हुई है, नहीं तो इसके बगैर नहीं हो सकती। एक आदमी का नुकसान एक आदमी का फायदा हो, तो ऐसी डील नहीं होती है, ना चलती है। तो ये विन विन सिचुएशन दोनों के लिए है। दोनों ने अपने हिसाब से अपना फायदा देख करके ये गठबंधन किया है। और अब आगे जो उन्होंने लक्ष्य रखा है, उसमें अब बिहार में कम से कम बाधा नहीं दिख रही है। चलिए, तो बिहार में बाधा नहीं दिख रही, लेकिन एक चर्चा कल रात में देखिए, मैं इस चर्चा से कन्विंस नहीं हूं, और अंदर खाने में क्या बात हुई, दिल्ली से ही यह चर्चा शुरू हो गई कि नहीं, मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। यह फार्मूला तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। दूसरी बात, कल रात से ही बीजेपी की कसरत शुरू हो गई। नित्यानंद राय पटना में थे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, वे पहुंच गए जीतन राम मांझी के यहाँ, क्योंकि उनके 4 विधायक हैं, और कहा जा रहा था कि लालू यादव डोरे डाल रहे हैं। उनके हाथ में एक लिफाफा भी था। पटना में चर्चा यह है कि वो दस्तखत कराकर ले गए हैं समर्थन पत्र का। और देखिए, चिराग पासवान के पास अमित शाह का फोन आ गया, आज वे पहुंच भी गए हैं दिल्ली। उपेंद्र कुशवाहा की भी बातचीत शीर्ष नेताओं से हुई है। तो ये कसरत भी साथ साथ में शुरू हो गई है। लेकिन समझना यह होगा, देखिए, क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री परिवर्तन की कोई गुंजाइश दिखती है? यदि नीतीश कुमार का चेहरा ही नहीं, तो फिर इस समझौते का फायदा क्या होगा? इस बात को नीतीश कुमार भी समझते हैं कि एनडीए का कन्वीनर, अरे एनडीए का कन्वीनर जब महान नरेंद्र मोदी और अमित शाह है, तो एनडीए के कन्वीनर से क्या होना है? तो इन चर्चाओं में कोई दम दिखता है? नहीं नहीं, इसमें कोई दम नहीं है। सारी बात ही इस सारी चर्चा, सारी डील ही इस बात की है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। पहली जी। बात तो यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। कोई भी समझौता इसके इसके बिना नहीं हो सकता। इसके बिना तो बात ही नहीं हो जी। सकती थी कि हम्म। नीतीश कुमार को हटाइए, तब तो कोई बात ही नहीं होनी थी। तो हम्म। वो तो तय है, वो उस चर्चा में कोई दम नहीं है। किसी के पास कोई खबर नहीं थी। अनायास चूंकि लोगों ने देखा कि रेणु देवी आ रही हैं, दिल्ली जा रही हैं रेणु देवी और सम्राट चौधरी, तो ये चर्चा इस तरह से शुरू कर दी लोगों ने कि मुख्यमंत्री बीजेपी का हो सकता है, बीजेपी अत्यंत पिछड़ा जी। मुख्यमंत्री बना सकती है, या बीजेपी कुशवाहा हम्म। मुख्यमंत्री बना सकती है। नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि आप 2 उप मुख्यमंत्री बना लीजिए, आप दिल्ली आ जाइए। इन सारी चर्चाओं का कोई आधार नहीं था, कोई बेस नहीं था। हम्म। बीजेपी के कुछ नेताओं ने यह खबर लीक की थी, बल्कि इसको कहिए कि प्लांट की थी। तो तुरंत मीडिया के कुछ लोगों ने इस बात को पकड़ लिया, जिनको इस हकीकत का कुछ अंदाजा नहीं है कि बिहार की पॉलिटिक्स कैसे काम करती है। बीजेपी के जी। लिए नीतीश कुमार तभी फायदेमंद है जब वो पद पर बैठे रहेंगे। हम्म। मुख्यमंत्री पद से हटा दीजिए तो उनका कोई फायदा नहीं होना है। मुख्य उसके बाद हो सकता है कि वो 2-2.5% में कुर्मी का वोट दिलवाने की स्थिति में हो, या धानुक भी उनके साथ जुड़ जाए। लेकिन ओवरऑल जो पैन बिहार उनकी छवि है, महिलाओं में, युवाओं में, अत्यंत पिछड़ों में, महादलितों में, आप उसका फायदा नहीं ले पाएंगे। तो बीजेपी भी इस बात को समझ जी। रही है ना। बीजेपी को जनता दल यू से तालमेल करके कुछ नहीं मिल रहा है। इस बात को समझ लेना हम्म। होगा कि बीजेपी को नीतीश कुमार से तालमेल करके कुछ मिल रहा है। ऐसा जी। नहीं जी। है कि आप दल के साथ तालमेल कर रहे हैं, व्यक्ति के साथ तालमेल कर रहे हैं, एक हम्म। नेता के साथ तालमेल कर रहे हैं जिसकी जिसकी इतनी लंबी लीगेसी है। तो इसलिए नीतीश हम्म। कुमार मुख्यमंत्री का, तो अभी तक की जो हमारी जानकारी है वो यही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। और पुराने फॉर्मूले से बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम होंगे, 2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी के होंगे। विभागों में कुछ फेरबदल हो सकती है कि इस बार कुछ विभाग बीजेपी क्लेम कर रही है कि हमको गृह मंत्रालय चाहिए है और हमको वित्त मंत्रालय भी चाहिए, हमारा स्पीकर भी रहेगा। तो बाकी चीजें तो धीरे धीरे कंसीड करते ही जा रहे हैं नीतीश कुमार। जब नीतीश जी। कुमार का पहले वाले नीतीश कुमार तो अब रहे नहीं, वो भी समझ रहे हैं कि उनकी हम्म। ताकत कम होती गई है क्रमशः। नहीं तो वो तो स्पीकर भी अपना ही रखते थे, हाँ, और बिल्कुल डिप्टी बिल्कुल। सीएम एक ही होता था। लेकिन वो हम्म। 2 डिप्टी सीएम हो जाएंगे। अगर होगा तो फाइनेंस और होम दोनों दे भी देंगे बीजेपी को, उसमें उनको दिक्कत नहीं है। असली चीज सरकार में सबको पता है, आपको भी पता है कि कोई भी आदमी मुख्यमंत्री के नीचे मंत्री बन के बैठ जाए, सरकार वैसी चलेगी जैसे नीतीश कुमार चलाते हैं।
ये जी। नहीं हो सकता। बिहार वो राज्य नहीं है जिसको कोई दिल्ली से चला ले या वहां बैठ करके कोई बीजेपी का नेता हैंडल कर ले। वो नीतीश कुमार ही चलाएंगे, उनके अधिकारी चलाएंगे, जो उनके चुनिंदा अधिकारी हैं वो लोग चलाएंगे, उनके सलाहकार चलाएंगे, जो अभी सलाहकार बैठे हैं वो चलाएंगे। जी। तो इसलिए उस पर ज्यादा बहस नहीं हुई होगी, विभागों में हम्म। ज्यादा वो दिमाग नहीं लगाएंगे। हम्म। सीटें कितनी उन्होंने मांगी, लोकसभा की कितनी सीटें हाँ। वो ले रहे हैं, विधानसभा को लेकर के क्या समझौता हुआ है, मई 2014 के बाद, मई 2024 के बाद क्या होगा, बड़ा सवाल जी। ये है। चूंकि हम्म। विभाग तो कोई ले लीजिए आप, अब अरविंद केजरीवाल को देखिए, अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं, बिना विभाग के मुख्यमंत्री है, लेकिन एक काम हम्म। उनके बगैर होता थोड़े है। तो नीतीश कुमार कोई विभाग रखें न रखें, उनकी पार्टी के खेमे में के खाते में विभाग आए ना आए, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सरकार तो वही चलाएंगे, उन्हीं के हिसाब से चलेगी। असली बिल्कुल। चीज लोकसभा की सीटों का है कि हम्म। लोकसभा की कितनी सीटें, उसमें भी कुछ पत्रकार अब ये सूत्रों के हवाले से ये खबर चलाए हैं कि 28+12 का एक इक्वेशन है कि 28 अच्छा। सीटें, 28 सीटें बीजेपी को, जिसमें वो अपने बाकी सहयोगियों को देगी, और 12 हम्म। सीटें नीतीश कुमार को। तो ये जी। एक फॉर्मूला कुछ रियलिटी के करीब है, 12 न होकर के 14 होगा, क्योंकि नीतीश कुमार भी बहुत हार्ड बार्गेनर है। नीतीश कुमार ने, हम्म। और नीतीश कुमार अपनी अहमियत समझ रहे हैं कि बीजेपी के लिए आज उनकी कितनी अहमियत है। तो उस जी। अहमियत की कीमत क्या होगी वो ये भी समझ रहे हैं। फिर भी ये 12-14 सीट का फिगर जो है वो रियलिस्टिक लग रहा है कि इस बार 17 की बजाय 12-14 सीटें उनको बिहार में मिले, और झारखंड में मिल जाए, उत्तर प्रदेश में मिल जाए, कहीं और सीटें 1-2 और दे करके उस 17 की संख्या या 16 की संख्या पूरी की जाए। बीजेपी ये कह जी। सकती है इस बार हम लोग हम्म। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, ज्यादा सहयोगी लेकर के चलने हैं, रामविलास पासवान की पार्टी के भी 2 खेमे हो गए हैं, उन सबको भी लेना है। ये सारी चीजें हो सकता है कि उनके सामने रखी गई हो, और फिर प्ले में राज्यसभा की भी 2 सीटें होंगी। जो राज्यसभा की 2 सीटें अभी बीजेपी को मिलनी है, एक जेडीयू को मिलनी है, उन 3 सीटों की प्लेसिंग कैसे होती है, तो इन सब के जी। आधार पर सीटों का फॉर्मूला बना होगा। लेकिन हमको अभी मानने में ये हम, अगर कोई भी कहता है तो अभी ये बात नहीं मानेंगे कि नीतीश कुमार बहुत कम पराजी हो गए होंगे, या उन्होंने बहुत ज्यादा अपना ग्राउंड कंसीड कर लिया होगा, बहुत नीचे दबे होंगे वो। इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि उनको जितनी जरूरत है उतनी ही जरूरत बीजेपी को भी है उनकी। और अभी जी। इमीडिएट बिल्कुल। जरूरत बीजेपी की है, जिसको लोकसभा चुनाव में 40 का अगर लक्ष्य रखा है, वो सीटें जीतनी है। तो बदमजगी नहीं करेगी बीजेपी, ये नहीं चाहेगी कि उनको कम सीटें दें, कुछ लोग उनके रिबेल हों और उनके मन में भी खटास रहे और वो कुछ भीतरघात करे, इस तरह का बीजेपी भी नहीं चाहेगी। बीजेपी हम्म। चाहेगी कि सब खुले दिल से और एक साथ एकजुट होकर के चुनाव लड़ने जाए। ये तभी होगा जब आप सबको खुश करेंगे। इसी की कोशिश थी कि नित्यानंद राय जीतन राम मांझी के पास गए। अब हो सकता है कि उनका बेटा फिर से मंत्री बने, उनके लिए हम्म। लोकसभा की एक सीट है, राज्यसभा की सीट है, गवर्नर का पद है, कुछ भी उनके लिए बीजेपी अभी करेगी। बीजेपी को अब लोकसभा, उसको ये सब तो बहुत छोटी छोटी चीज है, नहीं तो रेवड़ियां हैं जो देने में क्या दिक्कत है। जब बिल्कुल। बिल्कुल। देश की सत्ता पर आपकी नजर है, उस पर तो ये सब चीजें तो रेवड़ी हैं। तो इसीलिए चिराग पासवान से फिर अमित शाह बात की उन्होंने, और फिर मिलेंगे भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें बीजेपी ये कसरत इसलिए कर रही है कि सबको खुश करके, सबको एकजुट करके हम चुनाव में जाए। इसलिए जी। सीटों पर बहुत मारामारी नहीं होगी। बीजेपी को अपनी 17 सीटें श्योर करनी है कि अपनी 17 सीटें हम्म। सुनिश्चित हो जाए। उसके लिए अगर बाकी 23 सीटें उसमें सब लोगों में के बीच बांटनी है, तो बीजेपी को इसमें दिक्कत नहीं होगी। अगर उस बांटने के बाद 2-1 सीटें और बच जाती है, बीजेपी की 20 सीटें हो जाती हैं, तो वो बहुत बढ़िया है। लेकिन इस जिद में बीजेपी नहीं फंसी रहेगी कि हमको 20 ही लड़ना है या 22 लड़ना है, बाकी आप लोग कम लड़िए। ये जिद बीजेपी ने नहीं की होगी, ऐसा हमको लग रहा है। वो सब सहयोगियों को संतुष्ट करके, खुश करके आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। असली मेन चीज जो है इस पूरे समझौते में, वो वही डील है। सीट की क्या डील हुई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए, सीट इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक और खबर चल रही है कि इस बार सुशील कुमार मोदी की लॉटरी लग सकती है, किस्मत का दरवाजा खुल सकता है। क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले बार भी जब सरकार गड़बड़ हुई थी, या 2020 में जब सरकार बन रही थी, तो नीतीश कुमार ने सुशील कुमार मोदी के बारे में क्या कहा था। और कहा यह जाता है कि सुशील कुमार मोदी जब होते हैं तो एनडीए की सरकार सहज तरीके से चल रही होती है। तो और कल रात को भी देखा गया कि इस महत्वपूर्ण बैठक में सुशील कुमार मोदी को भी अमित शाह के घर पर बुलाया गया। क्योंकि इधर के दिनों में हम देख रहे थे कि महत्वपूर्ण निर्णयों में सुशील कुमार मोदी की पूछ बहुत अधिक नहीं होती है, लेकिन कल रात से सुशील कुमार मोदी की पूछ बढ़ी हुई है। तो इस पर भी हम चर्चा करें, क्या सुशील कुमार मोदी की लॉटरी लग सकती है? उनके राज्यसभा का कार्यकाल भी समाप्त होना है, तो क्या सब संभावनाएं दिखती है?
देखिए, ये बहुत संभव है, बहुत रियलिस्टिक अगर हम लोग अटकल भी लगाते हैं, तो बहुत रियलिस्टिक अटकल होगी कि उनको उप जी, मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। क्योंकि एक तो डिप्टी देखिए सीएम। बीजेपी हाँ, उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है उनको। जी। उप मुख्यमंत्री हम्म। कहा, उप मुख्यमंत्री बनाया जी। जा सकता है उनको। वो इसलिए क्योंकि एक तो आपने ठीक कहा कि सरकार में फिर खटपट सुनने को नहीं मिलती है, जो पिछली बार हम्म। जो सुनने को मिली। जी। 2020 में चुनाव जीतने के बाद जो सरकार बनी थी उसमें लगातार खटपट रही, 2-2 उप मुख्यमंत्री बने, फिर भी बीजेपी को डिजायर रिजल्ट नहीं मिला। बीजेपी जिस हम्म। उम्मीद में थी उस तरह की कोई ब्रांडिंग नहीं हुई, कोई बीजेपी के लिए बीजेपी का कोई ऐसा माहौल नहीं बना। जिन नेताओं को उन्होंने आगे किया था उन नेताओं की भी कोई ऐसी पहचान पूरे बिहार में नहीं बनी जिससे बीजेपी को आगे चल के फायदा होता। जी। लेकिन जब सुशील मोदी रहते हैं तो सरकार बहुत सहज रूप से चलती है। सुशील मोदी और नीतीश कुमार में एक ऐसा ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा तालमेल है, ऐसा ये दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे तरीके से समझते हैं, हथेली के दोनों तरफ के हिस्से की तरह है कि दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। एक हम्म। हम लोग जब समय नीति उनको उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था और दिल्ली लाया गया था राज्यसभा में, तो ये चर्चा थी कि उनको केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन केंद्र में जी। मंत्री नहीं बनाया गया। इसका भी एक मकसद यही था कि उनको बिहार की पॉलिटिक्स में ही बीजेपी इन्वेस्ट किए रखना चाहती थी। बीजेपी ने हम्म। दिल्ली में उनको कोई मुकाम इसलिए नहीं दिया, मंत्री कई लोग मंत्री बना दिए गए, उसमें सुशील मोदी भी बन ही सकते थे। लेकिन उनको वहां नहीं बनाया गया, इसका मतलब कि आप बिहार की पॉलिटिक्स पर नजर रखिए, ये उनको कहा गया हो सकता है। और जी। जब 2017 में भी नीतीश कुमार वापस लौटे थे, तो सुशील मोदी ही उप मुख्यमंत्री बने थे। इस बार भी जब उनकी बिल्कुल। वापसी हो रही है, तो सुशील मोदी के बहुत अच्छे चांस हैं कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इस जी। बार जिस तरह से हैंडलिंग करनी है विभागों की, ये जो माना जा रहा है कि फाइनेंस और होम दोनों बीजेपी रख सकती है, उसको हैंडल करने के हम्म। लिए बीजेपी को ऐसे समझदार नेता की जरूरत भी है, जो इन डिपार्टमेंट्स को, जिस मकसद से बीजेपी ये डिपार्टमेंट्स ले रही है, वो मकसद पूरा जी। करने वाला नेता भी होना चाहिए, उतना समझदार नेता होना हम्म। चाहिए है वो कि वो उस डिपार्टमेंट को हैंडल कर सके। इस लिहाज से भी सुशील मोदी की दावेदारी अच्छी बनती है। और 2.5 महीने के भीतर वहां लोकसभा का चुनाव होना है। जब 2020 में जब ये लोग बनाए गए थे, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, तो बीजेपी आला कमान को पता था कि निकट भविष्य में कोई चुनाव नहीं है। लोकसभा का चुनाव जी। 24 में है और विधानसभा का हम्म। 2025 में है। तो बना हम्म। दीजिए आप किसी को, और उस समय तक अगर चल के ये लोग अपनी पहचान बना लेते हैं तो काम के रहेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो हम्म। अब वो स्थिति नहीं है। अब 2.5 महीने के भीतर लोकसभा का चुनाव है और अगले साल विधानसभा का चुनाव है। ये भी संभव है ज्ञानेश्वर जी, की विधानसभा का चुनाव लोकसभा के साथ नहीं हो रहा है, तब भी समय से पहले हो जाए। जो अगला बिल्कुल। विधानसभा चुनाव का जो साइकिल आएगा, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के विधानसभा चुनाव होंगे, उसके साथ हो सकता है कि बिहार का चुनाव झारखंड के साथ इसी साल के अंत में कराया जाए। मतलब नीतीश जी। कुमार तो चाहते थे कि अभी हो जाए, लोकसभा के साथ ही हो जाए, लेकिन उस पर बीजेपी राजी नहीं हुई। फिर भी हम्म। समय से पहले हो जाए। तो अब चुनाव का साल है, इसीलिए कोई जोखिम किसी नए आदमी को या किसी कम अनुभवी आदमी को या कम पहचान वाले व्यक्ति को बना करके बीजेपी नहीं लेना चाहेगी। ये बात भी सुशील कुमार मोदी के फेवर में जाती है। तो जी। एक डिप्टी सीएम तो ये माना जा रहा है कि सुशील मोदी हो सकते हैं। फिर दूसरा, पहले ये लग रहा था सुशील मोदी का नाम जब तक प्ले में नहीं आया था, हो सकता है नीतीश कुमार जी। ने भी कहा हो उनके लिए, नहीं आया हम्म। था, तब तक ये माना जा रहा था कि एक अति पिछड़ा समाज से कोई व्यक्ति डिप्टी सीएम होगा और एक एक फॉरवर्ड लेके आएंगे जिसको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो फॉरवर्ड अति पिछड़ा या अति पिछड़ा और दलित, कुछ इस तरह का समीकरण देखा जा रहा था। लेकिन अभी हम्म। जो भी समीकरण बैठेगा, जिस भी समाज के 2 लोग उप मुख्यमंत्री बनेंगे, उससे अलग समाज के 2 लोगों को राज्यसभा भेजेगी बीजेपी। और फिर दो लोगों उसी को से रास्ता मिलेगी। 2 लोगों को राज्यसभा भेजेगी, तो उससे अलग समाज जी। का व्यक्ति होगा जिस समाज के लोग उप मुख्यमंत्री होंगे। जो अभी जो जी। समीकरण जिस तरह से राजनीति में बनता है, अगर अगर हम लोग मान के चलते हैं कि सुशील मोदी और एक अति पिछड़ा बनता है, तो फिर एक फॉरवर्ड को राज्यसभा मिलेगी और एक दलित को भी राज्यसभा मिल सकती है। कुछ इस तरह का समीकरण, चूंकि अभी उसके हाथ में 2 राज्यसभा सीटें हैं, तो वो साथ में इसी के साथ होगा। केंद्र में मंत्री बनाने की भी बात कुछ लोगों की हो सकती है, कुछ लोगों को फिर लोकसभा सीट का वादा किया जाएगा। तो ये सारा समीकरण देखिए, बीजेपी ने एक बड़ी योजना के तहत सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। कुशवाहा का बड़ा जी। वोट है उस समीकरण में। उस हम्म। वोट के लिए भी बीजेपी की नजर रहेगी कि वो वोट एकमुश्त गिरे। तो सम्राट चौधरी की ऐसे बड़ी भूमिका है, उनको तो एक बड़ी भूमिका हम्म। पार्टी ने दे रखी है, लेकिन उनके लिए भी कुछ सोचा जा रहा होगा कि उनका उनकी उनका जो कद है वो जरा सा भी कम नहीं हो, ताकि मैसेज न जाए जी। समाज के बिल्कुल। भीतर कि हम्म। इनकी अनदेखी हुई है। जब तक विपक्ष में थे तब तक सारी लड़ाई सम्राट चौधरी लड़ रहे थे, और जब सत्ता बनाने की, मलाई खाने की बारी आई, सत्ता बनाने की बारी आई, तो सम्राट चौधरी को छोड़ दें। ये भी नहीं होगा। जी। ये बीजेपी इन सब चीजों का ध्यान रखेगी। ये सारे समीकरण डिप्टी सीएम बनाने में, राज्यसभा बनाने में
अगले साल मतलब मई के बाद केंद्र में मंत्री बनाने में, ये सब चीजों का ध्यान रख के बीजेपी, और तब अपने एक एक नेता से बात करेगी और तय करेगी किसको क्या देना है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, एक एक चाल चली जा रही है। पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न, और कल रात ही में हमने देखा कि डॉक्टर सीपी ठाकुर को भी पद्म अवार्ड मिला, पद्म भूषण। भूमिहार समाज के वो गार्जियन माने जाते हैं, उस भूमिका में रहते हैं और आज भी स्वस्थ हैं। उनके दीर्घायु होने की कामना भी हम सभी करते हैं। तो वह चाल चली जा रही है। देखिए, जीतन राम मांझी के साथ वो डील पक्की हो गई, और जीतन राम मांझी ने आज कह भी दिया कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। नीतीश कुमार के प्रति उनका प्रेम फिर से जाग गया है, और इस बात को भी उन्होंने सिरे से खारिज किया कि लालू यादव का कोई भी प्रस्ताव, देखिए खबरें यहां तक आने लगी थी कि लालू यादव संतोष मांझी को उप मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हैं यदि आ जाए तो इधर। तो जीतन राम मांझी के साथ डील पक्की हो गई है। लेकिन जो हालात बन रहे हैं, चाहे 28 सीट की बात हो या 26 सीट की बात हो एनडीए के लिए, यदि नीतीश कुमार आ रहे हैं तो फिर चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा को थोड़ी कुर्बानी तो देनी होगी ना। बिल्कुल, बिल्कुल। बीजेपी का जो आपने गेम प्लान बताया, उसमें एक नाम आप भूल गए अपने, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी, का। उनको भी बिंदेश्वर पद्म पाठक का। जी विभूषण दिया है, उनको पद्म जी। विभूषण दिया है। तो दूसरा सर्वोच्च सम्मान होता है, और हम लोग ये मानते थे इतने वर्षों से, जब से दिल्ली में है, कि वो भारत रत्न के हकदार है, सच्चे हकदार भारत रत्न के जी। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक हैं। तो एक भारत रत्न, एक दूसरा पद्म विभूषण, पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। पद्म भूषण, पद्मश्री पद्मश्री तो कई काफी लोगों को लोगों को मिली। पद्मश्री काफी लोगों को पद्मश्री दिया। सुरेंद्र किशोर जी को प्राप्त हो गया, किशोर मतलब जी पत्रकारिता के क्षेत्र के लिए। पत्रकार जी हैं, और जी हम लोग उनकी रिपोर्ट्स पढ़ते हुए सब लोग बड़े हुए हैं। तो जी। वो किशोर जी को मिला, और मिथिला पेंटिंग के लिए मिला, कई अलग अलग हम्म, समाज के लोगों को पद्मश्री दिया गया। तो वो सबका एक राजनीतिक मैसेज होता है। और जो अभी आपने सीट के बंटवारे की बात कही, वो वही हम बार बार कह रहे हैं कि वही असली चीज है, वो सबसे क्रूशियल चीज है। और बीजेपी इस बात का हम्म, ख्याल रखेगी कि उसका कोई भी सहयोगी नाराज मत न हो, क्योंकि हम्म, नाराज होकर के अगर 1% वोट का भी नुकसान करेगा, वो बीजेपी नहीं टॉलरेट, बीजेपी उसको अफोर्ड नहीं कर सकती है। इसलिए जी कुर्बानी देनी होगी। हमने कहा कि बीजेपी की अगर अंत में आते आते अपनी 17 ही सीटें रह जाती हैं, तब भी बीजेपी हम्म, समझौता करेगी, इन सब लोगों को खुश करने की कोशिश करेगी। देखिए, ये पहले भी एक बार बात हुई थी कि जीतन राम मांझी आ जाए तो लालू यादव उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन जीतन राम मांझी को भी पता है कि किस तरफ ज्यादा फायदा है, अभी कौन देने की स्थिति में है। एक तरफ जो जहां पक्का जी। मिल रहा है, और दूसरी तरफ जहां आश्वासन है, तो वो किसको हम्म, चुनेंगे। तो उनके लिए तो सबसे अच्छी बात है, और उनको नीतीश कुमार के साथ उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है। तमाम चीजों के बावजूद नीतीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, वो उनसे बाहर नहीं जा, हर बार आगे अलग अलग होते हैं, लेकिन सद्भाव रहता है जी। उन दोनों के। हम्म, पशुपति पारस, उसी तरह का सद्भाव पशुपति पारस के साथ है नीतीश कुमार का। हम्म, वो उनको अपना ही आदमी मानते हैं। भले नीतीश कुमार अलग थे एनडीए से, और पशुपति पारस केंद्र में मंत्री थे, लेकिन सबको पता है कि चिराग पासवान की पार्टी का जो स्प्लिट हुआ था, उस स्प्लिट में कहीं ना कहीं उनकी भूमिका थी, और उन्होंने पशुपति पारस का पक्ष लिया था। तभी तुरंत लोकसभा में उनको मान्यता मिल गई, उनके गुट को उनको मंत्री भी बना दिया गया। तो पशुपति पारस और चिराग पासवान, 6 सीटें हैं इनके बीच में, और पिछले जी। 2 चुनाव में 6 सीटें मिली है। तो अभी कोई हम्म, कारण नहीं दिख रहा है कि इस 6 से ज्यादा सीट की डिमांड करें ये लोग। हम्म, ज्यादा से दोनों ज्यादा मिलकर। ये दोनों मिलके, जी। मतलब ऑब्वियस है, दोनों मिल करके। हम्म, और हम्म, उसमें एक है कि ये ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि आप राज्यसभा की एक सीट की डिमांड रख सकते हैं, कि जी राज्यसभा की एक सीट मिली थी जो वापस ले ली गई, तो वो राज्यसभा की सीट दे दीजिए। तो इन 6 या 7 सीटों पर उनकी बात होनी है। अगर अगर बीजेपी पंचायत कराना चाहेगी, जो हमने पहले भी कहा था, बहुत कम हम्म, समय लगेगा बीजेपी को समझौता करा देने में। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि कह दिया जाए कि भाई पशुपति पारस राज्यसभा चले जाएंगे। जी। हाजीपुर सीट भी खाली हो जाएगी, एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। हाजीपुर सीट भी खाली हो हम्म, जाएगी, जिसके लिए चिराग पासवान जान जान देने को तैयार हैं, और पशुपति पारस भी अपनी जान अड़ाए हुए हैं। तो हाजीपुर सीट भी खाली हो जाएगी, अगर एक राज्यसभा की सीट प्ले में ले आ देती है बीजेपी तो जी बीजेपी ये फॉर्मूला बनाएगी कि 6 सीटें उन दोनों के बीच में, अधिकतम 6 सीटें। ठीक है, जी। 6 सीट चिराग पासवान पशुपति पारस, 1 सीट जीतन राम मांझी, और 1 या 2 सीट उपेंद्र कुशवाहा, 2 सीट मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो 6 2 जी। 8 एक 9 सीट हो गई। हम्म, तो उसके बाद बची 31 सीटें। जी। तो 31 में अगर हम लोग 12 माने, 13 मान लें, 14 भी मान लें, तब भी 17 जी। सीटें, 14 मान लें तब भी 17 सीटें बीजेपी की बच जाती हैं, 17 सीटें। हाँ, जैसा वो ले रहे थे जैसा वो लड़े थे। 2019 में। हाँ, तो जी। इसलिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मतलब इस फॉर्मूले हम्म, में एक आध सीट किसी का ऊपर नीचे करके
और ये फॉर्मूला ये लोग बना लेंगे। हम कह रहे हैं कि पिछली बार का ही फॉर्मूला है ये, एकदम जी। वो ये उससे उससे अलग नहीं हुआ फॉर्मूला। तो हम्म, देखिए ना, बिहार उत्तर प्रदेश में क्या 2 ही सीट तो देती है बीजेपी अनुप्रिया पटेल की पार्टी को, 2 सीटें हम्म, मिलती है, उनका 2 एमपी हो जाता है। तो अब जी। ये इनको भी पता चल गया, उपेंद्र कुशवाहा को भी, कि 3 4 सीट 5 सीट लड़के एक भी ना जीते, उससे अच्छा है कि 2 हम्म, लड़के 2 जीत जाएं। तो वो भी बिल्कुल। देखेंगे कि बेटर प्रोपोजिशन उनके लिए क्या है। तो इसमें हमको लगता नहीं कि सीट बंटवारे में ज्यादा दिक्कत आनी चाहिए है, क्योंकि एक फॉर्मूला ऑलरेडी ऑलरेडी इन प्लेस्ड है, एक फॉर्मूला बना हुआ है, रखा हुआ है। उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा ट्विक करना है। तो अभी जो बात होगी चिराग पासवान के साथ, उसमें है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच 4-2 की सीटें बटती हैं, या 5-1 और 1 होती है कि 5 सीट और 1 जी। लोकसभा सीट दे दिया जाए पशुपति पारस को, 1 राज्यसभा सीट दे दी जाए, अपना वो लड़ हम्म, लें। उनके कुछ जी। लोगों को बीजेपी अपने टिकट, अपनी सीट से टिकट दे दे। क्योंकि ये हम लोग चर्चा एक बार किए थे ज्ञानेश्वर जी, की जी, बीजेपी की बिल्कुल, अगर बिल्कुल। अगर तालमेल हो जाता है जेडीयू से, तो बीजेपी तमाम लोगों की टिकट काटेगी, बड़े-बड़े नेताओं की टिकटें काट देगी जी। बीजेपी, और बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आखिरी उनके भी। सवाल अजीत जी, आखिरी सवाल पर आते हैं। आप ये बताइए कि अब तो ऐसी परिस्थिति में 28 तारीख हो या 29 तारीख हो, आरजेडी के लिए खाता खोलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा लोकसभा चुनाव में। इससे बिल्कुल, कैसे निपटे? देखिए बिल्कुल ये बात आपने बहुत सही कही कि लोकसभा में फिर खाता खोलना मुश्किल हो जाएगा। वोट उसको आ जी। सकता है 25%, 28%, हम्म। लेकिन ये हम लोग के यहाँ तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का सिस्टम है ना, जिसको सबसे ज्यादा वोट जी, मिलेगा वो बिल्कुल। जीतेगा। आपको हम्म। 30% ही आ गया हम्म। तब भी कोई बात नहीं है। जी। वो एक मुश्किल आएगी आरजेडी के सामने अभी। लेकिन हम्म। एक मामले में जो आज हम देख भी रहे हैं, लोग भी तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी को आरजेडी ने बहुत समझदारी, परिपक्वता का परिचय दिया है। कोई बयानबाजी हम्म। नहीं, कोई उल्टे सीधे बयान नहीं, कोई तोड़-फोड़, डेस्परेट अटेम्प्ट भी आरजेडी नहीं कर रही है। आरजेडी हम्म। देख रही है कि क्या घटनाक्रम किस तरह से मोड़ ले रहा है। चूंकि अभी आधिकारिक जी। घोषणा भी नहीं हुई है। जब आधिकारिक जी। घोषणा हो जाएगी उसके बाद उनका रुख क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आरजेडी को अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करनी होगी विधानसभा चुनाव के लिए। लोकसभा चुनाव का हम्म। मामला तो उसके लिए मुश्किल में पड़ गया है। अब जी। आरजेडी के लिए बेटर ये होगा, चूंकि अब लालू यादव बाहर है, उनके लिए अच्छी बात यह है कि लालू यादव बाहर है और देख रहे हैं पॉलिटिक्स को। देखिए, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट अभी भी साथ हैं, और कई इलाकों में लेफ्ट का असर अब नीतीश कुमार के नहीं होने से ज्यादा सीटें लड़ेगी आरजेडी। वो जी। लेफ्ट को भी उनके हिसाब से कुछ सीटें दे सकते हैं। लेफ्ट के नेता जब हम्म। डी राजा गए थे तो वो 10 सीटें मांग रहे थे। लेकिन उनके लिए जो भी सीट है, चाहे वो बेगूसराय कहें, मधुबनी कहें, सिवान कहें, आरा कहें, कई सीटें उन लोगों की अपनी, जहानाबाद सीट भी वो लोग कहते हैं। जी। तो जो भी सीट ऐसे उस इक्वेशन में हो, उनको दे करके, कांग्रेस को दे करके, एक बेटर अलायंस बना करके, ये अलायंस एक कोशिश कर सकता है कि पिछली बार से एक जो था उसको 2 कर लें, 3 कर लें, 4 करें। राहुल गांधी की यात्रा घूमेगी, उसका क्या असर होता है, हालांकि वो तो पंक्चर हो गई, चूंकि उनकी जिस दिन यात्रा आ रही है उसके पहले ये सब चीजें हो गई हैं। तो आरजेडी बिल्कुल। को अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करनी है अगले विधानसभा चुनाव के लिए, क्योंकि उनका तो स्टेक जी। वहीं पर है सारी चीजें। अगर खाता खुल हम्म। जाता है, 1-2 सीटें, 3 सीटें कहीं निकल जाती हैं, तो वो उनके लिए बोनस की तरह होगा। नहीं तो अभी अगर इन दोनों के साथ मिलकर लड़ने पर 2019 वाले रिजल्ट में कुछ ज्यादा बदलाव होने की गुंजाइश हमको नहीं दिख रही है ज्ञानेश्वर जी। चलिए, तो बिहार दिलचस्प है और अगले 2 दिन में सब कुछ हो जाना है। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं एनडीए की सरकार में। तो बिहार पर क्या आगे, यह भी हम चर्चा करते रहेंगे। आज आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए धन्यवाद अजीत जी। और चलते चलते हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।